हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 13वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो है साथ साथ में हिस्ट्री वाले पोर्शन को देख भी रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करेंगे आज के वीडियो में, यानी वीडियो के अंतिम पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग जो है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब के बारे में हम लोग जो है थोड़ा चर्चा कर लेंगे। मोहम्मद गौरी कौन कौन सा युद्ध करता है, तराइन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त न्यू है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने पिछला 12 सेट नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो सारे वीडियोस को देख लेंगे। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। सदिश पूछ रहा है आपको। सदिश, दिश मीन्स होता है दिशा, दिशा के साथ है ना होने वाला जो आपका राशि होगा, क्वांटिटी होगा, उसको बोलते हैं सदिश, यानी कि जिसमें क्या होगा, आपका परिमाण भी होगा और उसमें दिशा भी होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बोल रहा है कि चाल, चाल प्रवणता, तापमान या फिर विद्युत धारा। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा, तापमान और चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि कहेंगे। तो यहाँ पर चाल प्रवणता में जो है आपका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल जो है सबसे ज्यादा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी पर जो है स्थिरीकृत करता है, उसको रोक करके रखती है ना। नेक्स्ट हमारा, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन, यानी कि रक्त में जो उपस्थित जो शुगर यानी शर्करा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन होता है। तो इंसुलिन का स्रावन कौन सा ग्रंथि करता है, लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर आपका थाइमस ग्रंथि। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, पेनक्रियाज, है ना। यही आपका क्या करता है, इंसुलिन का स्रावन करता है, और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। अग्नाशय ग्रंथि में आपका एक है आपका क्या बोलते हैं, लैंगर हेल्स की द्वीपिकाएं, है ना, और उसी में आपका बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि आपको मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है ना। थाइमस ग्रंथि ये आपका क्या करता है, ये आपका थाइमस ग्रंथि के बारे में बताएंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है ना। और अगर इसका कमी हो जाता है तो क्या होती है, ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में नहीं पाया जाता है। इसमें से कौन सा आपका पदार्थ है, एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल। तो यूरासिल नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों जो है आपका किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। यूरासिल जो है आपका आरएनए में पाया जाता है, ठीक है, आरएनए में पाया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न का, कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, यानी कि मानव का जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो लाल किसके कारण होता है। तो ये काफी नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन। अच्छा, आपको मैंने कल एक प्रश्न करवाया था कि हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की संख्या को अगर जानना है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को जानना है, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी गिनती करते हैं। तो किस औजार के द्वारा उसकी गिनती करते हैं, पिछला सेट में प्रैक्टिस कराया था, जल्दी से बताइए कौन सा औजार है उपयुक्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका लिपि यानी कि जो भी आपका लिखा जाता था उसमें स्क्रिप्ट, तो वो क्या किसके, दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, पहले पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से फिर दाईं, तो इस प्रकार से लिखा जाता था, है ना। दाईं से क्या जाता था, बाईं जाता था, और फिर यहीं से फिर इस पार चल जाता था, फिर इधर से फिर इस पार चल जाता था, है ना। इस प्रकार से लिखा जाता था। तो दाईं से पहली पंक्ति में क्या हो जाएगा, दाईं से बाईं, फिर अगला पंक्ति में फिर ये हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी, इनका अध्यक्ष कौन था। तो ये प्रश्न आपको मैंने कई बार पढ़ाया था। टोटल आपका बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई है ना। 3 को जो है बिहार में हुआ है, एकमात्र चौथी बौद्ध संगीति जो है आपका कहाँ पर हुआ है, जम्मू कश्मीर का कुंडल वन में हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, राजगिरे में हुआ था। इसका शासक कौन था, अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था उसका, महाकश्यप था। और जो है इस बौद्ध संगीति का मतलब कि कब हुआ था, लगभग लगभग ये आपका इसको बोला जाए तो 483 ईस्वी पूरा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। शासक कौन था उसका, तो उसका शासक था आपका कालाशोक, और उसका अध्यक्ष था सवाकामी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अध्यक्ष शब्द दिया हुआ है सब। तो महाकश्यप पहला बौद्ध संगीति का था, सवाकामी दूसरा बौद्ध संगीति का था, और तीसरा बौद्ध संगीति का कौन था, मोगलीपुत्र तिस्य, है ना, और चौथा बौद्ध संगीति का था वसुमित्र। तो आपको पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाकश्यप बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इनमें से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है। मुंबई बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह है। आपका कोचीन बंदरगाह ये भी आपका कहाँ पर है, केरल का है, और ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है ना। विशाखापट्टनम ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है जो आपका आंध्र प्रदेश में है। बाकी चेन्नई जो है इसको निर्मित किया गया है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। घेरे की नीति या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है। घेरे की नीति या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड वेलेजली को, वॉरेन हेस्टिंग को, वेंस्टीटाट को। तो बिल्कुल आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका वॉरेन हेस्टिंग को क्या माना जाता है, घेरे की नीति या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति माना जाता है। बाकी वेलेजली को किसका माना जाता है, तो
सहायक संधि है ना, सहायक संधि करने के लिए इन्होंने ये नीति अपनाया था। बाकी लॉर्ड क्लाइव यानी जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर, और कोलकाता में इन्होंने क्या किया था, वहाँ का नवाब जो था आपका बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हरवाया था, है ना, किसके सहायता से, तो मीर जाफर की सहायता से। और उसके बाद फिर बंगाल ये बक्सर का भी विजय किया था। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो ये कब किया गया था, तो 1939 में किया गया था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है आपका ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए मछली उत्पादन, तो मछली उत्पादन सबसे अधिक उसी क्षेत्र में होता है जहाँ पर जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जो है मिलती है, ठीक है, ये याद रखना आपको। अगर मान लीजिए ये आपकी आ रही है ठंडी जलधारा और नीचे से जा रही है गर्म जलधारा, तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण होगा और यहाँ पर जो है मछली का रहने का यानी निवास का सबसे बढ़िया और अच्छा स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है मछली उत्पादन केंद्र का निर्माण हो जाता है। तो अब आपको बताना इसमें से कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कनाडा के निकट है। कनाडा के निकट आपको ध्यान है, कनाडा की ऊपरी की तरफ से आपका लेब्राडोर की धारा आती है जो ठंडी है ना, जो आपका कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, और आपका एक नीचे से जाती है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, जो आपका गर्म जलधारा है, और दोनों का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर मछली का काफी उत्पादन होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न है कैंटरबरी। इसी प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पंपास बताया था, परेयरी बताया था, वेल्ड बताया था, है ना, पुस्ताज बताया था। तो यहाँ पर आपका फिर 4 दिया हुआ, इसको मिलाना है। तो जो कैंटरबरी है ये आपका कहाँ पर है, न्यूजीलैंड का घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल है। कैसा है ये आपका शीतोष्ण। पुस्ताज कहाँ पर है आपका, पुस्ताज कहाँ पर है, तो पुस्ताज आपका हो जाएगा इसमें से हंगरी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद वेल्ड आपको मैंने कल ही बताया आपका दक्षिण अफ्रीका, और पंपास तो ये भी बताया था आपको अर्जेंटीना में होता है। तो यहाँ पर ये सारे आपका अपने अनुसार मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, यानी वंदे मातरम को किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार जब आंदोलन चलाया जा रहा था तो वहीं पर जो है वंदे मातरम कि गीत यानी कि इसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा यानी कि मुख्य बना दिया गया था, है ना। ये काफ़ी लोगों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, और जो है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी के उपरांत जो है स्वदेशी और जो है बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। माउंट बेटन योजना के तहत तो सबसे पहले कब अपना ये किया गया था, स्वीकार किया गया था, तो विभाजन के मांग को 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया था। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, और न ही वो संसद में बैठता भी नहीं है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है, यानी कि उसके बिना काम ही नहीं हो सकता है। तो आपको मालूम है संसद के 3 अंग है, एक आपका राज्यसभा, एक आपका लोकसभा, और आपका एक है आपका राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे क्या है, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा लोकसभा जो भी विधेयक पास करता है, जब तक उस पर जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता, वो अधिनियम नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन और आपको पूछता है कि कौन ऐसा मतलब कि सदस्य है संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, संसद के बैठकों में भाग लेता है, वहाँ पर बैठता है वो। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भारत का कौन हो जाएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है, वो मतलब कि भाग ले सकता है, मत नहीं देता है, संसद का सदस्य नहीं होता किंतु भाग लेता है वो, है ना, महान्यायवादी। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। यानी कि संविधान के निर्माण करने के लिए जो सभा बनाई गई थी, वो उसका जो निर्वाचन किया गया था किस आधार पर, वयस्क मताधिकार, समान मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक नहीं था, सब किसी को नहीं था, यहाँ पर वयस्क मताधिकार था, है ना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय जो है आपका संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध से संबंधित है ना। जैसे भाग 1 में आपका क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, 2 में आपका क्या है, नागरिकता है, 3 में आपका मौलिक अधिकार है, 4 में आपका क्या है, नीति निर्धारण तत्व है, 5 में उसी प्रकार से संघ है, संघ सरकार, है ना। तो इस प्रकार से जाएंगे। तो भाग 11 का अध्याय 1 में जो है किसके बारे में चर्चा है, राज्य और जो है आपका संविधान का मतलब कि आपका भाग अध्याय राज्यों के मध्य जो है विधायी संबंध, यानी कि संघ का राज्यों के साथ विधायी संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। तो वहाँ पर आपको याद करना है भारत 11 अध्याय 1 में, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, विधायी संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, 3 प्रकार के। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो है सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन के बारे में कौन से अनुच्छेद में चर्चा दिया गया है, तो संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 368 किस भाग में, संविधान के 20वें भाग में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू जो पैट्रियट जो समाचार पत्र था, इसका संपादक कौन था। नील आंदोलन का इन्होंने काफी जो है क्या कहता है, समर्थन दिया था। तो इसका संपादक कौन था, तो इसका संपादक था हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को
भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा, वो पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर स्वराज शब्द सबसे पहले आपका दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था शब्द प्रयोग। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा श्रम गहन उद्योग वह है, यानी श्रम यानी कि लेबर, है ना। तो जहाँ पर कहाँ पर जो है गहन उद्योग, गहन मतलब कि जहाँ पर श्रमिकों की बहुत अधिक संख्या की आवश्यकता होगी, है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा जहाँ अधिक जो है आपका श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसी के लिए यूज किया जाता है श्रम गहन उद्योग। नेक्स्ट हमारा निर्धनता का दुष्चक्र यानी कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? गरीबी का दुष्चक्र यानी कि किसके द्वारा कहा गया था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है? तो ये आपका कहा था अर्थशास्त्री रैगनर नरकस ने कहा था। ये आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा उसमें, है ना। तो निर्धनता का दुष्चक्र इन्होंने ही दिया था कि एक आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, गरीबी की स्थिति से गुजर रहा है ना, तो गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ये कहा था आपका। वेद तरई यानी कि 3 वेद है ना, 3 वेद को रखा गया वेद तरई, जिसकी रचना पहले की गई थी। तो वो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है उसके अंतर्गत, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है वेद तरई में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को कौन दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में लगातार यानी एक लंबे समय के लिए वृद्धि हो और जिसके कारण मुद्रा का मूल्य घट जाता हो, तो उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। यानी मुद्रास्फीति एक प्रकार से आप कह सकते हैं महंगाई टाइप का, है ना, यानी कि मांग का बढ़ जाना, लोगों के पास रुपया का बढ़ जाना। और बेरोजगारी के संबंध में तो मान लीजिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा मांग आने लगे, मांग क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो मांग अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ज़्यादा मांग हो गया तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? तो ज़्यादा अगर मांग हो रहा है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? उत्पादन, कंपनियों को उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, और उत्पादन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना पड़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी। तो हमको बोला कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध कौन सा है? तो आपका हो जाएगा वही कर्मानुपाती, यानी कि मुद्रास्फीति होने पर क्या होता है? बेरोजगारी कम होती है। और इसके लिए एक आपका ग्राफ दिया गया था, एक वक्र दिया गया था इस प्रकार से, इसको नाम दिया गया था फिलिप्स वक्र। कैसे? तो ऐसे करके था, है ना, फिलिप्स वक्र। तो यहाँ पर आपका एक तरफ मुद्रास्फीति रहता है और आपका एक तरफ बेरोजगारी रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मुद्रास्फीति मैक्सिमम है, मैक्सिमम मुद्रास्फीति इसलिए सबसे कम बेरोजगारी, और यहाँ पर मुद्रास्फीति कम है इसलिए आपका बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका फिलिप्स वक्र के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुग्याल तथा पयार जो घास का मैदान है, ये कौन सा प्रदेश में पाया जाता है? तो ये भारत का संबंधित है, और ये भारत के जो आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर पाया जाता है बुग्याल और पयार घास। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कारण जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इनमें से सभी। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस, ये तो है ही है आपका। उसके बाद ओजोन परत का क्षरण हुआ है, जिसके कारण क्या हो रही है? लगातार जो है सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो सीधे सीधे आ जाते हैं ना, पराबैंगनी किरणें, प्रदूषण, पोल्यूशन भी बढ़ा है इससे। तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? यानी कि आपको पूछ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो आदमी कर चुकाता है ना, वो सीधे सीधे सरकार को देगा, है ना, सीधे देगा। और आपका इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? वो आपको दूसरे के माध्यम से देते हैं। जैसे अगर आप एक पानी का बोतल लिए नॉर्मली, तो आपने टैक्स चुकाया, लेकिन आपने सीधे सरकार को नहीं दिया, आपने उस दुकानदार को दिया। फिर वो दुकानदार किसको दिया होगा? कंपनी जहां से सामान लिया होगा, थोक विक्रेता के रूप में, और फिर वो कंपनी देती है सरकार को, वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पर बात करें व्यक्तिगत कर, अगर इंडिविजुअल टैक्स के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत कर कैसा है? डायरेक्ट है, आदमी से डायरेक्ट लिया जाता है। निगम कर, कंपनी से सीधा लिया जाता है, कॉर्पोरेट बोलते हैं ना जिसको, निगम। जैसे रिलायंस कंपनी है, कोई टाटा है, ये सबसे सीधा सीधा लिया जाता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट होता है। सीमा शुल्क, ये आपका कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। सेवा कर, यानी कि कोई भी सेवा आप प्रदान कर रहे हैं, या मान लीजिए हेयर कट करने के लिए चले गए, आप सेवा लिया उस नाई से, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बढ़ा करके लिया, और वो क्या है? वो टैक्स पे करता है अपना संपत्ति का, अपना दुकान का, इस तरह से। तो वो क्या करता है? सरकार को देता है। तो वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी के अंतर्गत आता है, ये आपका इनडायरेक्ट है। तो ये दोनों इनडायरेक्ट हो जाएगा और ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूछा था डायरेक्ट टैक्स, तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? आपको मैंने पिछला वीडियोज में एक सेट प्रैक्टिस करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना किसने दिया था। तो वहां पर आपका एजी टास्ले हो जाएगा, एजी टास्ले। लेकिन आपको पूछा कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हैकेल ने किया था। किसने किया था? हैकेल ने। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस में एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? यानी इन चारों में से ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होगी, किस माध्यम में? 0 डिग्री सेल्सियस में जब वायु होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वायु होगा, जल में, या फिर लकड़ी में। तो हम लोग जानते हैं ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है ना, ठोस पदार्थों में होती है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन में आपका जो लकड़ी है इसमें सबसे अधिक होती है। और अगर सॉलिड में भी पूछा जाए तो स्टील में आपका सर्वाधिक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो किस प्रकार की तरंगों के अंतर्गत आता है? अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगे, है ना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ध्वनि तरंगे है ना, वो आता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से जो है आपका वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? यानी वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा आपको समूह पूछ रहा है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या फिर आपका ऑर्थोपोडा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? थाइलोफाइटा जो है आपका सबसे बड़ा पादप जगत का सबसे बड़ा आपका समूह है, थाइलोफाइटा।
और आपको मैंने पहले बताया था इसी के अंतर्गत आपका कौन सा आता है, लाइकेन पौधा आता है ना, लाइकेन पौधा। और इसी लाइकेन पौधे से क्या निकल आता है, रंजक निकल आता है गुलाबी कलर का, जो आपका किसका काम आता है, सूचक का काम आता है अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड यानी कि किस प्रकार से होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड ऐसे होता है ना, सबसे नीचे आपका क्या होता है, सबसे नीचे आपका उत्पादक होता है, यानी कि आपका जो आपका सोपोषी जो आपका होते हैं पादप पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये आपका उत्पादक होते हैं। फिर आपका इस प्रकार से सरणि बना रहता है। तो ऊर्जा का क्रम सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलता है, पादप को मिलता है, फिर उससे थोड़ा कम मिलता है, फिर उससे कम थोड़ा मिलता है ना, इस प्रकार से ट्रांसफर होता है। तो ये आपका एक निश्चित क्रम में एक निश्चित दिशा में होता है और हमेशा सीधा होता है। तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर दिया हुआ एक तरफ कुछ पदार्थ और उससे संबंधित उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए क्रांति। तो खाद्य पदार्थों के लिए गेहूं चावल ये सब के लिए कौन सा उत्पादन ये किया गया था, हरित क्रांति है ना। दुग्ध उत्पादन यानी दूध का अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसके लिए श्वेत क्रांति को अपनाया गया था। उद्यान के लिए क्या किया था, सुनहरी क्रांति है ना, ये बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन कुक्कुट पालन जो आपका मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन भूरी क्रांति, ये गलत है आपका। भूरी क्रांति इससे संबंधित नहीं है। भूरी क्रांति मैंने आपको बता दिया, जल्दी से बताइए तो भूरी क्रांति आपका किसके अंतर्गत आता है, जल्दी से बताइए आप लोग। जो कुक्कुट पालन है ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, रजत क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि जो कुक्कुट पालन है, कुक्कुट यानी मुर्गी, और मुर्गी क्या देता है, अंडा देती है। तो अंडा का उत्पादन बढ़ेगा ना, अगर मुर्गी ज्यादा है तो ज्यादा अंडा होगा, और अंडा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए रजत क्रांति अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, आपको लिंगानुपात बताना है। इस शब्द को जानते हैं आप लोग, लिंगानुपात किसको बोलते हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। यानी टोटल 1000 अगर पुरुष है तो उसमें टोटल 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, है ना। मान लीजिए अभी भारत का वर्तमान में कितना 2011 के अनुसार 2935 है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें लिंगानुपात कौन सा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आपका साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। और जहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षर होगा तो वहाँ पर आपका लड़का लड़की में अंतर कम होगा, है ना, लिंग भेद कम होगा, जेंडर में बाइस कम होगा, इसलिए केरल सबसे ज्यादा है। केरल के बाद आपका हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ पर आपका गया केरल, केरल के बाद कौन सा आपका नीचे रह जाता है, जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, है ना। तो यहाँ आपको ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ आपका परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ किस नदी पर वो परियोजना बनाया गया, किस नदी पर वो बांध बनाया गया ये बताना है। तिलैया परियोजना, तो तिलैया परियोजना कहाँ पर है आपका, ये झारखंड में है ना, झारखंड में है, आपको बताना है, याद रखना है। पहले बिहार के अंतर्गत आता था, लेकिन जब झारखंड इससे कट गया तो आपका झारखंड में चला गया ना। तो ये आपका तिलैया परियोजना आपका झारखंड में है, और कौन सा नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। पंचेत बांध किस में है आपका, दामोदर नदी पर है पंचेत बांध। बाण सागर परियोजना ये आपका सोन नदी पर है। रंजीत सागर, अच्छा रंजीत सिंह, आप लोग मालूम है ना, रंजीत सिंह एक शासक था, पंजाब का शासक था। तो रंजीत सिंह अगर पंजाब का शासक है तो ये परियोजना कहाँ पर होगा, पंजाब पर होगा 100% आपका। और पंजाब में कौन सी नदी बहती है, रावी नदी, तो रावी नदी पर बनाया गया ये आपका रंजीत सागर बांध परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सारा मिला लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बताना है कि इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी कि लैंड लॉक नहीं है। लैंड लॉक कंट्री किसको बोलते हैं, वैसा देश जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ, वो जो है आपका भूमि से घिरा हुआ है। क्वेश्चन है आपको कि इसमें कौन सा है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक है। क्या बता रहा था मैंने लैंड लॉक के बारे में आपको, कि वैसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक देश। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुला, कोलंबिया, ये चारों का चारों देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और अगर बात करें उरुग्वे का, तो उरुग्वे आपका ये आपका स्थल रुद्ध नहीं है, क्योंकि ये जो है एक तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, पराग्वे का बात करें तो पराग्वे जो है आपका स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। एक तरफ आपका वेनेजुला आता है, ब्राजील आता है ना, ये मतलब कि बीच में स्थित है ये आपका। बाकी वेनेजुला ये नहीं आता है आपका, ये भी आपका एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कोलंबिया भी आपका पानी से घिरा हुआ है अटलांटिक महासागर की तरफ से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रैंड केनिया जो है, कैनियन घाटी जो है आपका निम्नलिखित में किस नदी की धारा से बनी घाटी, यानी कि ग्रेट कैनियन जो घाटी बना है किस नदी के जो है धारा से बना है, मिसिसिपी नदी, कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी या फिर नील नदी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलोराडो नदी के कारण जो है उसी की धारा से बना है आपका ये ग्रैंड कैनियन घाटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 38 नंबर का, कौन सी समिति जो है भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो पंचायती राज से संबंधित आपको 4 को याद रखना है, 4 को समिति याद रखना है। एक तो आपका अशोक मेहता समिति, एक आपका बलवंत मेहता समिति, 4 को याद रखना है आपको, है ना। कौन कौन सा है आपका, पहला आप याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, फिर बाद में रखेंगे दूसरा नंबर का अशोक मेहता समिति, तीसरा नंबर का LM सिंघवी समिति, और चौथा नंबर का आपका थुंगम समिति, है ना, पी थुंगम समिति ऐसे नाम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये चारों। लेकिन आपका जो दिनेश गोस्वामी समिति है ना, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, जल्दी से बताइए तो दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, किसके सुधार के लिए इन्होंने सिफारिश किया था। तो आपको मैंने बताया था कि DIV 3 को यहाँ से नाम बताया था आपको, है ना, दिव्या कीर्ति इस प्रकार से सर का नाम देकर के मैंने आपको बताया था। D से दिनेश गोस्वामी समिति, I से इंद्रजीत समिति और V से वोहरा समिति, ये तीनों का तीनों चुनाव सुधार से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। तो दिनेश गोस्वामी समिति इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम द्वारा जो है सिखों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया था। पृथक निर्वाचन यानी कि सिखों को अलग से निर्वाचन का जो है आपका
व्यवस्था किया गया था उसके लिए। तो आपका कब किया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना है। बाकी अगर मुस्लिमों के लिए पूछा जाए तो 1909 का जो आपका मार्लियामेंटो सुधार है, इसी के अंतर्गत जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। इस प्रश्न का आंसर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था संविधान सभा, है ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बताइए जल्दी से। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अब यहाँ पर आपको उससे संबंधित है कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, किसकी अध्यक्षता? संघ समिति, यानी कि केंद्र को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त हो, संघ शक्ति समिति, ये बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि ये बाद में प्रधानमंत्री बना है ना। संघीय संविधान की समिति, यानी कि संघ के लिए कौन कौन से संविधान, यानी कि किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, उसमें कौन से प्रावधान होने चाहिए। प्रांतीय संविधान समिति, ये नहीं किया था, यानी कि राज्यों के लिए ये आपका नहीं किया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति का गठन इन्होंने किया था, बिल्कुल राइट है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति का अध्यक्ष था संविधान सभा के लिए, तो वो आपका प्रारूप समिति का था। किस समिति का था? प्रारूप समिति का था, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से जो है किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अब इस सिद्धांत को समझिए, दुर्लभतम दुर्लभ, यानी कि इसमें क्या किया गया था कि कम से कम लोगों को क्या किया जाए, मृत्युदंड की सजा दिया जाए, कम से कम लोगों को, दुर्लभतम दुर्लभ, है ना। वैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है उम्र कैद कर दिया जाए या अन्य जो है कोई सजा दिया जाए, लेकिन मृत्युदंड कम से कम दिया जाए। और ये किया गया था आपका कौन सा इसमें केस में, कौन सा मामला में? बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का केस में किया गया था ये आपका, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ वर्ड है आपका और इसके बारे में बताना है कि लव, स्मैश, सर्विस, ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? लॉन टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी। तो आपका बिल्कुल ए हो जाएगा आपका लॉन टेनिस। लेकिन जो सर्विस शब्द है ये आपका वॉलीबॉल से, यानी कि जो आपका हाथ से खेला जाता है उससे भी संबंधित है ना, पहले सर्विस दो, है ना, इस प्रकार से बोला जाता है। जो टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर साहित्य में, खेल में, पर्यावरण में, या फिर आपका शांति के लिए दिया जाता है? तो बिल्कुल आपका पर्यावरण को सुरक्षित सही से उसके बारे में, यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए और उसके बारे में जो है बढ़िया तरीके से, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उससे संबंधित दिया जाता है आपका टाइलर पुरस्कार। तो हमारा ऑप्शन आपका बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है, भारतीय भाषा को? तो बिल्कुल आपका जो आपका आंध्र प्रदेश में बोली जाती है ना तेलुगु भाषा, इसी के लिए दिया जाता है, इसी को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धार्मिक स्तूप, तो सारनाथ का धार्मिक स्तूप ध्यान रखेंगे, ये आपका अशोक ने किया था, है ना। इसका निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। तो अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, इसलिए हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। चंद्रगुप्त, नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? यानी कि कौन सा जो अभिलेख है चंद्रगुप्त के बंगाल विजय का उल्लेख करता है? अहनानूर अभिलेख, या फिर पुरनानूर अभिलेख, महास्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महास्थान। इसी में बताया गया है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय। अब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त जो आपका ये आता है गुप्त वंश का शासक, इसी के बारे में होगा, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था चोल। एक तमिल राजवंश था, बिल्कुल राइट है आपका। दक्षिणी भारत में है आपका चोल राजवंश, यहाँ पर आपका चोल, चेर, पांडे, है ना। तो चोल आपका दक्षिणी भारत में। तो इसका जो आपका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था, है ना। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चोल वंश अपना गांव का प्रशासन चलाने के लिए मतलब कि जाना जाता है, प्रसिद्ध था। और ये पंचायती राज का जो आपका माना जाता है मतलब कि उत्पन्न करने वाला, तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करने वाला चोल साम्राज्य को ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एलोरा की गुफा मंदिरों में किससे संबंधित है? यानी कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो वहाँ पर उन गुफाओं में जो है तीनों धर्मों को प्रोत्साहन मिला, तीनों धर्मों के जो है आपका भिक्षु जो भी है सन्यासी, उन्होंने वहाँ पर जाकर के अपना ये किया था। तो यहाँ पर आपका तीनों का तीनों राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, गांधी के नाम से जो पहले महात्मा जो जोड़ा गया, ये शब्द कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के दौरान, या फिर आपका खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्योंकि जब चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना, 1917 में। यानी कि इसकी भूमिका कब से तैयार होने लगी थी? 1916 से तैयार होने लगी थी इसकी भूमिका। जब 1916 में लखनऊ में जो है आपका क्या बुलाया गया था? लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और जिसमें कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई। और उसी में जो है बिहार से जो है ब्रजकिशोर प्रसाद, उसके बाद आपका राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग भाग लेने आए थे। तो जो आपका राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने गांधी जी को क्या किया था? निमंत्रण किया था कि आप आए चंपारण, आकर के क्या करें, वहाँ के किसानों की जो भी समस्याएं उनको सुने। वहाँ पर जो 3 कठिया प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती किसानों से नील का उत्पादन कराया जा रहा है, इसका समाधान निकालें किसी भी प्रकार से आप। तो वो आपका क्या हुआ था? क्योंकि हम लोग जानते हैं कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन होता था हमेशा दिसंबर में, क्योंकि स्थापना ही उसकी दिसंबर में हुई, 28 दिसंबर 1885 में। इसलिए उसका 28, 29, 30 दिसंबर, या फिर 3 दिन या फिर 4 दिन का उसका अधिवेशन होता था।
तो वो 1916 में अधिवेशन होता है और 1917 का मार्च अप्रैल में गांधी जी कहाँ पहुंच जाते हैं, चंपारण पहुंच जाते हैं और वहाँ के किसानों की समस्या का समाधान करता है। और जब सारा समाधान हो जाता है तो इस चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने जो है गांधी जी को क्या कहा था, महात्मा की उपाधि दी, महात्मा नाम से पुकारा था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था। भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, मोहम्मद गौरी। बिल्कुल क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी है ना, ये गौर का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। जल्दी से बताइए तो ये किस वंश से संबंधित था आपका मोहम्मद गौरी जो है आपका, ये आपका लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा था और लास्ट में 1191 में सही से सीधे सीधे किसके साथ इसका लड़ाई हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ और उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, जीत गया था। तो मोहम्मद गौरी घायल हुआ और वो भाग गया था, है ना, किसी भी तरह से बच करके गया। और पूरा एक वर्ष उन्होंने क्या किया, संकल्प लिया कि एक वर्ष जब तक मैं नहीं जीत जाऊंगा तब तक मैं वापस अपना घर नहीं जा सकता। तो वो घर से बाहर रह करके पूरा तैयारी किया, अपना सेना को पूरा अच्छा से सशक्त किया और दोबारा 1192 को तराइन का दूसरा युद्ध और पृथ्वीराज चौहान के साथ आमने सामने हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और जो है भारत पर उन्होंने ये क्या कर लिया, अपना जो है कब्जा जमा लिया। और जब उसकी कितना मृत्यु हो गई 1206 के आसपास, 5-6 के आसपास, तो जो है उस टाइम उसका जो गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है ना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्मरणीय तथ्य के रूप में जो हमारा चल रहा है ये आपका मिडेवल यानी कि मध्यकालीन भारत का है। गजनी जो साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था, अल्पतगीन, ये ध्यान रखेंगे। महमूद गजनवी जो है आपका सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला आपका सुल्तान था, ये आपको मैंने कल ही बताया था आपको। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था, इतिहासकार अलबेरूनी रहता था, है ना, उसके बाद आपका फिरदौसी रहता था, फारूकी रहता था और उतबी रहता था, है ना। अलबेरूनी के पुस्तक का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। उतबी जो है, उतबी यही आपका शाही इतिहासकार है महमूद गजनवी का, जो भारत को क्या कहा था, सोने की चिड़िया कहा था, क्योंकि भारत के मंदिरों में, भारत के जो है धार्मिक स्थलों में और भारत में जो है अपार धन और संसाधन थे, उसी को देखते हुए उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये तो आपको मालूम है। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कल आपको कि सोमनाथ मंदिर पर उसने कब ये अपना आक्रमण किया था, तो 1025 में किया था, है ना, सोमनाथ मंदिर जो आपका गुजरात में था। मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा की हम लोग। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब करता है, तो 1175 में करता है आपका। दूसरा आक्रमण 1178 में करता है, लेकिन इसमें इसको हार झेलनी पड़ती है। भीम द्वितीय जो गुजरात का शासक है उसको हरा देता है, इसलिए मोहम्मद गौरी उस रास्ते यानी गुजरात के रास्ते भारत आना छोड़ देता है, दूसरा रास्ता चुनता है और पश्चिमी उत्तर भारत जो पाकिस्तान लाहौर वाला क्षेत्र है इससे घुसता है वो भारत। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका गौरी और किसके बीच, जो है चौहान और जयचंद के बीच जो लड़ाई होती है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें चौहान का क्या हुआ था, विजय हुआ था। दूसरा युद्ध में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें आपका 1192 में हुआ था ये युद्ध, आपका गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुई थी। और जो है इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ और जो है पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना करके गौड़ लेकर के चला गया था, है ना। चंदावर का युद्ध ये बाद में होता है 1194 में जयचंद के बीच। जयचंद ने क्या किया था, गद्दारी कर लिया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, क्योंकि दूसरा युद्ध जो था तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें जयचंद पृथ्वीराज चौहान का सहायता न देकर के वो तटस्थ रहता है और बाद में गौरी इसके साथ भी लड़ाई करके इसको भी हरा देता है और मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है ना। अभिलेख है कुछ यहाँ पर ध्यान रखना, ये अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है, कलिंगराज खारवेल का है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख ये आपको सब किसी को मालूम है, जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्र दामन का है आपका। एहोल अभिलेख ये आपका किसका है, एहोल अभिलेख या फिर एहोल प्रशस्ति बोले आप लोग, पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें पुलकेशिन के जीते हुए क्षेत्र का विजय यानी इसके विजय अभियान का क्या किया गया है, प्रशंसा किया गया है। मंदसौर अभिलेख ये किसका है, नरेश यशोवर्मन का है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी किसका है, बलश्री का है। उसके बाद जो है भित्री स्तंभलेख जो है आपका भित्री अभिलेख ये आपका स्कंद गुप्त का है, जो गुप्त शासक था स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त के शासन काल में ही किसका आक्रमण हुआ था, हूणों का जो है आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के शासनकाल में, है ना। हम लोगों ने गुप्त शासक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिया था। आई थिंक ये सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, सारा चीज समझ में आसानी से आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरे भी दोस्त यार जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए उन्हें क्या करेंगे, ये शेयर कर देंगे, है ना। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।